अगर आप क्लास 12 हिस्ट्री को इजी, इंटरेस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3, जो समझाएगा कि समाज में बंधुत्व, जाति और वर्ग कैसे बने। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि प्रारंभिक समाज में बंधुत्व, जाति और वर्ग की व्यवस्था कैसे विकसित हुई, किस प्रकार परिवार, रिश्तेदारी, पेशा और सामाजिक स्तर समाज की संरचना का आधार बने। यह चैप्टर बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव वाला है। अब चलिए शुरू करते हैं 50 बेहद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कैसे हैं मेरे स्टूडेंट्स? मैं हूं आपका गुरु और आप देख रहे हैं गुरुमेट क्लासेस। तो चलिए जल्दी से हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बेहद ही वीवीआई क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दो। तो मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ऋग्वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी। मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं। अब चैप्टर पढ़ने पढ़ाने का समय गया, क्योंकि आपका समय आपके पास बहुत ही कम है। अब आपकी नैया पार बिल्कुल कौन लगाएगा? ऑब्जेक्टिव सवाल लगाएगा और प्रैक्टिस सेट लगाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अब आप प्रैक्टिस सेट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करते हैं, वही आपकी पूरी की पूरी नैया पार लगाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? तो सबसे पहला ऑप्शन है हम लोगों के पास जन, ग्राम, परिवार, राष्ट्र। तो अब इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा परिवार। कहने का मतलब है ऋग्वैदिक समाज पूरी तरह पितृसत्तात्मक थी। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है पिता ही हमारे घर के मुखिया होंगे। जो आज भी हमारी जो समाज है वो क्या है? पितृसत्तात्मक है। लेकिन याद करिए आप लोग, जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं तो उस समय का समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। लेकिन ऋग्वैदिक समाज की जो थी वो क्या थी? पितृ सत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई परिवार थी। परिवार को हम लोग कुल भी बोलते थे उस समय। परिवार को क्या बोला जाता था? कुल बोला जाता था। ठीक है मेरे बच्चों, परिवार का मुखिया गृहपति कहलाता था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो परिवार का मुखिया होता था उस समय वो क्या कहलाता था? गृहपति कहलाता था। अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, गृहपति कहलाता था, परिवार का मुखिया। समाज की संरचना परिवार को कुल कहते थे। इसमें क्या क्या था? ग्राम था, विष था, जन था। राज की अवधारणा अभी विकसित उस समय नहीं हुई थी। ऋग्वैदिक समाज की नींव परिवार पर टिकी थी, ना कि राज्य पर। याद रखिएगा आप लोग, ऋग्वैदिक समाज में परिवार पर ही नींव टिकी थी, ना कि राज्य पर। जैसे आज हम एक घर समाज की सबसे छोटी इकाई है, वैसे ही वैदिक काल में भी था। कहने का मतलब है पूरे समाज में हमारा जो घर है वो क्या है? एक छोटी इकाई है। उसी तरीके से ऋग्वैदिक समाज में था। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस वर्ग का मिलता है? कितने बच्चे सोचते होंगे कि सर इतना डिटेल में क्यों बताते हो, सीधे ऑप्शन लगाओ ना, मैं देख लूंगा। लेकिन याद रखो, कितना डिटेल में भी कितने आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। अब जब आप डिटेल में देख लोगे तो कभी भी माइंड से क्वेश्चन नहीं निकलेगा। इसलिए भ्रम पहले निकाल दो कि डिटेल में नहीं, सीधे सीधे ऑप्शन बताइए, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे। तो मैं बोलता हूं कि ऐसे जब करोगे ना बेटा तो बहुत गंदा फंसोगे। इतना गंदा फंसोगे कि पता ही नहीं चलेगा जब क्वेश्चन पढ़ोगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। इसलिए डिटेल में जानना जरूरी है। वीडियो को ये नहीं कि स्किप कर करके देखो कि ये है। अरे पूरा देखो ना, आधा घंटा की बात है भाई, आधा घंटा में पूरा का पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इससे बड़ी बात क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस वर्ग का मिलता है? तो बताइए, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख, सीधी सी बात है, क्षत्रिय का मिलता है। किसकी बात मिलता है? ऋग्वेद में युद्ध, पशुओं की रक्षा, दुश्मनों से संघर्ष और वीरता के मंत्र अधिक थे। इससे स्पष्ट होता है कि क्षत्रिय वर्ग सबसे प्रभावशाली था। राजा को राजन कहा जाता था और जन
और जन का नेता होता था। राजन, राजा को क्या बोला जाता था? राजन कहा जाता था। और जो राजन था वो जन यानी आम लोगों का नेता होता था। जिस समाज में युद्ध का जिक्र ज्यादा हो वहां क्षत्रिय क्षत्रिय का वर्चस्व स्वाभाविक है मेरे बच्चों। तो याद रखना इसका क्या हो जाएगा? तो जहां पे सबसे अधिक उल्लेख वर्ग मिलता है, कहां पे? क्षत्रिय मिलता है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण क्या था? जाति व्यवस्था, ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था का सबसे प्राचीन उल्लेख हमारा किस ग्रंथ में मिलता है? तो बताओ किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे पुराना हमारा ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है? हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है। तो वर्ण व्यवस्था का सबसे प्राचीन उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण व्यवस्था का पहला स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद के किस में मिलता है? देखो कभी कभी यही पूछ देगा कि वर्ण व्यवस्था का सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलता है? तो कौन सा सूक्त याद रखना है? पुरुष सूक्त। कौन सा सूक्त में मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है। यहां समाज को एक विराट पुरुष के शरीर के रूप में दिखाया गया है। वर्ण व्यवस्था की जड़ें ऋग्वेद में है लेकिन कठोरता बाद में आई। याद रखना वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में है लेकिन ऋग्वेद में जो था उस समय जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं होता था, कर्म के यानी काम के आधार पर होता था। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जन्म के आधार पर हम जाति या वर्ण व्यवस्था बनाने लग गए। अब देखो पुरुष सूक्त मैंने बताया ऋग्वेद में था, तो पुरुष सूक्त किस वेद में मिलता है? देखो वही क्वेश्चन आ गया ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ऑप्शन को जरूर देखो, डिटेल में जरूर देखो। तभी हमने पढ़ा कि पुरुष सूक्त किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और एक बात और मेरे बच्चों जानो, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। याद रखना पुरुष सूक्त ऋग्वेद के कैमे मंडल में है? 10वें मंडल में है। याद रखना है कितने मंडल में है? यह सामाजिक असमानता को धार्मिक आधार देता था, ठीक है ना। याद रखना तो पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था को वैधता मिली। वैधता का मतलब इसी से इसको परमिशन मिला। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ब्राह्मणों को किस अंग से उत्पन्न बताया गया है हमारे वेदों में? मुख से, भुजा से, जंघा से या पैर से? बताइए ब्राह्मणों को किससे वो बताया गया है? तो ब्राह्मणों को किससे बोला गया है? मुख से, ठीक है। किससे बोला गया है? ब्राह्मणों का कार्य उस समय क्या था मेरे बच्चों? वेद पढ़ाना, यज्ञ कराना, शिक्षा देना। मुख का मतलब यहां पे हो जाता है, मुख का मतलब हम कह सकते हैं वाणी। वाणी, मुख से हम लोग वाणी बोलते हैं और मुख से ज्ञान भी देते हैं। तो ऐसे याद रखना है वाणी प्लस ज्ञान, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता था? ब्राह्मण। इसलिए इनको बाद में मतलब इसका नाम क्या रखा गया? ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करें मुख मंत्र ब्राह्मण, मुख से मंत्र बोलते हैं और ब्राह्मण, तो ये चीज है। अब क्षत्रिय किस अंग से उत्पन्न माने गए? तो मुख से तो हम लोगों ने देख दिया कि मुख से किसको? ब्राह्मण को उत्पन्न किया गया है। और क्षत्रिय को किससे उत्पन्न किया गया है? भुजा से। किससे? भुजा से। क्षत्रिय का मेन काम क्या होता था? युद्ध करना। क्या काम होता था? युद्ध करना। सुरक्षा, सुरक्षा, ब्राह्मणों की सुरक्षा भी ये लोग करते थे। और शासन चलाना। देखना पुराने टाइम में जिसने भी राजा महाराजा होते थे वो क्षत्रिय ही होते थे। तो भुजा का मतलब होता है शक्ति और बल का प्रतीक। भुजा क्या होता है? शक्ति और बल का प्रतीक होता है, ठीक है। वैश्य किस अंग से उत्पन्न किए गए हैं? तो मेरे बच्चों याद रखना जो वैश्य थे वो जंघा से उत्पन्न किए गए हैं। वेदों में इसका उल्लेख मिलता है कि जो वैश्य है वो जंघा शरीर को संभालती है। जैसे वैश्य किसको संभालते हैं? अर्थव्यवस्था को। किसको संभालते हैं? अर्थव्यवस्था को। इसलिए इनका जो उत्पन्न हुआ था जंघा, हमारे पूरे शरीर को कौन संभालता है? जंघा संभालता है। इसलिए अर्थव्यवस्था को वैश्य की उत्पन्न माना गया है, ठीक है मेरे बच्चों। अब बताया गया शूद्रों की उत्पत्ति किस अंग से मानी गई है? तो शूद्रों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? पैर से मानी गई है। शूद्रों का कार्य सेवा था, वहां पे पैर हमेशा नीचे रहता, इसलिए उन्हें निम्न माना गया। यह सामाजिक भेदभाव की शुरुआत को दर्शाता है। तो मेरा बात याद रखना, मुख से किसका निर्माण माना गया? याद रखना ब्राह्मण। मुख के बाद क्या आता है? भुजा। तो भुजा से किसको बोला गया? क्षत्रिय। भुजा से
क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, वैश्य जंघा, और सबसे लास्ट में आता है हमारा शूद्र। शूद्र को किससे माना गया? हमारा पैर से। तो ये याद रखना है कि इसकी उत्पत्ति जो है इस आधार पर हुई थी मेरे बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक वैदिक समाज किस पर आधारित था? हमारा जो वैदिक समाज था स्टार्टिंग में जो प्रारंभ हुआ था वो किस पर आधारित था? कृषि पर था, व्यापार पर था, पशुपालन पर था या उद्योग पे था? तो याद रखना है ये किस पे था? हमारा पशुपालन पे था। तो प्रारंभिक वैदिक समाज किस पर आधारित था? पशुपालन पर था। गाय सबसे मूल्यवान संपत्ति थी उस समय। उस समय क्या थी? गाय सबसे मूल्यवान संपत्ति थी, मानी जाती थी। धन बराबर गोधन बोला गया था, यानी गोधन यानी गाय। युद्ध, उस समय राजा जो युद्ध करते थे गाय के लिए युद्ध करते थे, और गाय के लिए जो युद्ध होता था उसे गोविष्टि कहा गया है। क्या कहा गया है मेरे बच्चों? गोविष्टि कहा गया है या गाविष्टि कहा गया है। ठीक है ना, तो गोविष्टि, गोविष्टि कहा गया है। तो युद्ध जो होता था वो गोविष्टि के लिए होता था। तो ये चीज याद रखना मेरे बच्चों। ठीक है, आगे हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसी में याद रखना इस चीजों को कि कृषि सीमित थी उस समय और पशुपालन पे ज्यादा लोग आधारित थे। सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? तो वो वैदिक काल की थी। वो किसकी थी? वैदिक काल की। सभा और समिति लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, राजा को सलाह देती थी, राजा निरंकुश नहीं था, राजा निरंकुश नहीं था। तो ये सारा क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस व्यवस्था का विकास हुआ? तो किस व्यवस्था का विकास हुआ उत्तर वैदिक काल में? जनजाति, वर्ण व्यवस्था, दास प्रथा या नगर व्यवस्था? बताओ जल्दी से। तो उत्तर वैदिक काल, देखो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, यानी प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का मतलब है जब वैदिक काल अपने अपने अंतिम चरण में था, यानी वैदिक काल के बाद भी एक सभ्यता आई, उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में बोले। तो उत्तर वैदिक काल में किस व्यवस्था का विकास हुआ था? बताओ जल्दी से। तो वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ था, यानी वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का विकास नहीं हुआ था, यानी जाति का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? हमारा वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ था। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास हुआ, भूमि का निजी स्वामित्व हुआ, यानी कि भूमि पे लोग अधिकार करने लग गए, और वर्ण व्यवस्था कठोर होती चली गई उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, जाति व्यवस्था का आधार मुख्य रूप से क्या बना? कर्म बना, जन्म बना, धन बना और शिक्षा बना। क्या बना बताओ? जाति व्यवस्था का आधार क्या बन गया? जन्म बन गया। पहले जाति व्यवस्था का आधार जन्म नहीं था, कर्म था। बाद में जाति व्यवस्था का जो आधार था वो जन्म बन गया। पहले कर्म आधारित, बाद में जन्म आधारित। कर्म से जाति, जन्म से जाति, यानी पहले कर्म से जाति नापी जाती थी, मापी जाती थी, बाद में जन्म से जाति का सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ग का कर चुकाने वाला माना गया? इसमें से कौन सा वर्ग था जो कर चुकाता था? तो कर चुकाने का मेन कार्य किसको दिया गया था? शूद्रों को, सॉरी गलती हो गया, कर चुकाने का मेन काम वैश्य को दिया गया, क्योंकि वैश्य जो थे वो एक तरह से बिजनेसमैन थे, यानी अर्थव्यवस्था को संभालते थे। तो किस वर्ग को कर चुकाने वाला माना गया था? तो वैश्य को माना गया था। वैश्य उत्पादन करते थे इसलिए कर देते थे। ब्राह्मण जो थे उस समय कर मुक्त थे, इन्हें किसी भी प्रकार का कर नहीं दिया जाता था। ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट, शूद्रों का मुख्य कार्य क्या था? तो शूद्रों का जो मुख्य कार्य था अभी मैंने बताया था, क्या था? शासन करना था? नहीं। यज्ञ करना था? यज्ञ तो ब्राह्मण करते थे। व्यापार कौन करता था? वैश्य करता था। शूद्रों का मेन काम क्या था उस समय? सेवा था। ठीक है ना मेरे बच्चों, क्या था? सेवा था, यानी तीन वर्णों की सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य था, शिक्षा और यज्ञ से वंचित। यानी कि इनको उस समय शिक्षा लेना, शिक्षा ग्रहण करना और यज्ञ की अनुमति नहीं थी। गोत्र का संबंध किससे था? बताइए उस समय गोत्र का संबंध किससे था?
वंश से था। आज भी गोत्र का संबंध हमारा वंश से ही होता है। गोत्र एक ही पूर्वज से उत्पन्न लोगों का समूह होता है। एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है। आज के टाइम में भी जब एक जात के लोग हैं, मान लो ब्राह्मण हो आप लोग, तो मेन एक ही गोत्र में आप विवाह नहीं कर सकते हो। गोत्र क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, यहां पे बात क्लियर हो गया। स्त्रियों की स्थिति वैदिक काल में कैसी थी, यानी कैसी थी बताइए। क्या अत्यंत दयनीय थी, सम्मानजनक थी, दासवात थी? दासवात का मतलब बिल्कुल नौकरानी की तरह रखा जाता था, या बिल्कुल स्वतंत्र थी? तो याद रखना, स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, यानी स्त्रियों को देवी की तरह पूजा जाता था। किसमें? वैदिक काल में। याद रह गया, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी वो सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा देना, यज्ञ में भाग लेना, दार्शनिक वाद विवाद करने की बहुत स्वतंत्रता थी। और वैदिक काल में दो ऐसी स्त्रियां हुई है जो बहुत ही महान साबित हुई है। एक का नाम है गार्गी, याद रखना, एक का नाम है गार्गी और दूसरे का नाम है मैत्रेयी। एक का नाम है गार्गी और दूसरे का नाम है मैत्रेयी। किस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई? मतलब कौन सा ऐसा काल शुरू हुआ जहां पे स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सी दयनीय होती चली गई? तो जैसे ही वैदिक काल खत्म हो गया, वैदिक काल के बाद एक और काल आया, उत्तर वैदिक काल। उस समय स्त्रियों की स्थिति में बहुत सारी गिरावट आने लग गई। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे बाल विवाह होना, पर्दा प्रथा आया, शिक्षा को निषेध कर दिया गया। ये सारी चीजें बाद में आई, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। किस ग्रंथ में जाति नियमों का विस्तृत वर्णन है? कौन सा ऐसा ग्रंथ है जहां पे जाति नियमों का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है? उपनिषद में, मनुस्मृति में, रामायण में या महाभारत में? तो बताओ मेरे बच्चों, किस में मिलता है हमारा? तो मनुस्मृति में जाति नियम का विस्तृत वर्णन दिया गया है। ठीक है ना। मनुस्मृति ने जाति भेद को कानूनी रूप दिया, यानी मनुस्मृति को कानून, यानी कानून की पुस्तक भी मानी गई। ओहो, कानून की पुस्तक भी मानी गई। और जो जाति धर्म था उसको कानूनी रूप कौन दिया? मनुस्मृति ने दिया। ठीक है ना, याद रखना। मनुस्मृति का संबंध किससे है? अभी मैंने बताया, मनुस्मृति का संबंध किससे है? राजनीति से है, अर्थशास्त्र से, समाज व्यवस्था से है, या युद्ध नीति से है? बताइए। तो अभी हमने पढ़ा जाति नियम, और जाति नियम किस में आती है? समाज व्यवस्था में आती है। तो एक सामाजिक कानूनों का ग्रंथ है, ना कि धार्मिक पूजा का। मनुस्मृति एक सामाजिक कानूनों का एक ग्रंथ था जिसमें जाति व्यवस्था को बताया गया है। ये धार्मिक पूजा का कोई भी ग्रंथ मनुस्मृति नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट, दास प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए, दास प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दास प्रथा का जो उल्लेख है, ऋग्वेद में भी मिलता है, पुराण में भी मिलता है, जातक में भी मिलता है। यानी ये सभी में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। यानी ऋग्वेद में भी दास प्रथा का उल्लेख है, पुराण में भी दास प्रथा का उल्लेख है, और जातक में भी दास प्रथा का उल्लेख है, याद रखना है। तो सभी में दासों का उल्लेख है। दास प्रथा बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी पुराने समय में। चलिए नेक्स्ट, जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो याद रखना है, जातक कथाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। यानी कि जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। इसमें भगवान बुद्ध का जो पूर्व जन्म है उसके बारे में जातक कथाएं में बताया गया है। इन कथाओं से हमें तत्कालीन समाज, जाति, वर्ग, व्यापार और स्त्रियों की स्थिति की जानकारी मिलती है उस समय की। तो जातक कथाएं केवल धार्मिक नहीं थी, सामाजिक इतिहास का एक आईना भी था। इन कथाओं में सेठ, दास, शिल्पकार, स्त्रियां सभी का वर्णन किया गया है जातक कथाओं में। बौद्ध ग्रंथों से हमें किस समाज की जानकारी मिलती है? बताइए, बौद्ध ग्रंथों से हमें किस समाज की? तो उसमें हमें प्रारंभिक ऐतिहासिक का समाज के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ मौर्य काल से पहले और बाद के समाज का वर्णन करते हैं। जो बौद्ध ग्रंथ थे, क्या था? मौर्य काल के पहले और मौर्य काल के बाद के समाज के बारे में वर्णन करता है, जहां क्या क्या हुआ था यहाँ पे
बौद्ध ग्रंथ जो हमारा प्रारंभिक इतिहास में वहां पे दिखाया गया नगरों का विकास, नगरों का विकास, ठीक है, व्यापार का विस्तार, वर्ग विभाजन, ये सारी चीजें हमें इस ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ में यानी प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म किस वर्ग के पक्ष में था? क्या वो ब्राह्मण के पक्ष में था, क्षत्रिय के पक्ष में था, शूद्र के पक्ष में था, या सभी के पक्ष में था? तो मेरे बच्चों ये सभी के पक्ष में था। बौद्ध धर्म किस वर्ग के पक्ष में था? तो ये सभी के पक्ष में था। जैसे बुद्ध ने कहा था मनुष्य कर्म से महान है, जन्म से नहीं, इसलिए बौद्ध धर्म ने जाति भेद का विरोध किया था। बुद्ध का संघ सबके लिए खुला था, ये नहीं था कि उसमें ब्राह्मण नहीं जा सकते, क्षत्रिय नहीं जा सकते, याद रखना। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? याद रखना, बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। क्या थे हमारे? बौद्ध धर्म के संस्थापक। पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। क्या में थे? 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभ देव क्या थे? जैन धर्म के संस्थापक थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक जब पूछे, कभी कभी बोलेगा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आंसर होगा महावीर स्वामी, याद रखना। लेकिन सीधा सीधा पूछे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो क्या लगाओगे? ऋषभ देव लगाओगे। याद रखना ये सारी चीजें, इन्हें की भूल जाना, ठीक है ना। तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने अहिंसा और तपस्या पर बल दिया था, ठीक है ना, याद रखना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है मैंने बताया कि जैन धर्म के संस्थापक की बात पूछे तो ऋषभ देव, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक लिखे, वास्तविक संस्थापक लिखे तो महावीर स्वामी को टिक करोगे। महावीर स्वामी किस वर्ग से संबंधित थे? बताइए, क्या वो ब्राह्मण से आते थे, क्षत्रिय से आते थे, वैश्य से आते थे, शूद्र से आते थे? तो वो क्षत्रिय से आते थे। महावीर किस वर्ग से संबंधित थे? तो वो क्षत्रिय से थे। महावीर एक क्षत्रिय राज परिवार से थे। इनसे पता चलता है कि धार्मिक सुधार आंदोलन केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं था, ये क्षत्रिय में भी बढ़ चुका था। बौद्ध संघ में प्रवेश किसे मिलता था? केवल ब्राह्मण को, केवल क्षत्रिय को, सभी वर्गों के लिए? देखिए अभी हमने पहले देखा था कि कहाँ था, हाँ, बौद्ध धर्म किसके पक्ष में था? तो सभी के पक्ष में था। फिर वही क्वेश्चन आ रहा है कि संघ में प्रवेश किसे मिलता था, यानी बौद्ध संघ में प्रवेश किसे मिलता था? तो फिर याद रखना ये जो मिलता था सभी वर्गों को मिलता था, यानी ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी और शूद्र को भी। गृहपति शब्द का प्रयोग किस लिए होता था? अभी सबसे पहले मैंने बताया था कि गृहपति कौन होता था। बताओ मेरे बच्चों, गृहपति किसे बोला गया है? बताओ जल्दी। कृषक को बोला गया, याद रखना, गृहपति कृषक को बोला गया है। गृहपति वह था जो भूमि, पशु, श्रमिकों का स्वामी होता था। यह शब्द संपन्न किसान के लिए प्रयोग होता था। गृहपति संपन्न किसान के लिए क्या होता था? प्रयोग होता था। प्रारंभिक समाज में बंधुत्व का आधार क्या था? बताइए, बंधुत्व का आधार क्या था? तो रक्त संबंध था। बंधुत्व को हम रक्त संबंध बोलते हैं, हमारे बंधु है, हमारे भाई हैं, तो उस समय का रक्त संबंध बताता जाता था। प्रारंभिक समाज जनजातीय था, याद रखना, प्रारंभिक समाज कैसा था? जनजातीय था। लोग एक ही पूर्वज से जुड़े होते थे, इसलिए बंधुत्व रक्त संबंध पर आधारित था। अगर जो ए नाम का आदमी है और ये बी नाम का आदमी किसी और गांव में रखता था, तो उस समय के लोग इनको अपना रक्त संबंधी मानते थे, यानी अपना भाई, अपना चाचा, अपना दादा, ये मानते थे, ठीक है ना। तो इसको बंधुत्व बोला गया था। जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या उनमें वर्ण व्यवस्था थी, वर्ग संघर्ष था, समानता था या शोषण था? क्या था बताइए। तो उस समय समानता मानते थे। जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी? मान लो यहाँ पे कोई और जनजातीय रहता है, यहाँ पे कोई और जनजातीय रहता था, लेकिन ये लोग सब आपस में अपने आप को समान मानते थे। यहाँ पे होगा तो सारे लोग एक दूसरे को अपने आप को क्या मानते थे? समान मानते थे। कोई अपने से बड़ा और छोटा किसी को जनजातीय समाज को में उस समय नहीं मानता था। किस काल में वर्ग विभाजन स्पष्ट हुआ?
यानी वर्ग विभाजन किस साल में, अभी बता रहा हूं कि वर्ग का जो विभाजन था वो कहां पे हुआ था, बताओ जल्दी। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से पहले कोई भी वर्ग का विभाजन, वर्ण का विभाजन नहीं हुआ था। जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया तो उस समय लोग, अब व्यापारी, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण सब लोग अपने आप का वर्ग विभाजन करने में लग गए थे। तो याद रखना, उत्तर वैदिक काल में वर्ग विभाजन स्पष्ट हुआ। दासों की स्थिति कैसी थी उस समय? क्या दास स्वतंत्र थे, या उन्हें सम्मानजनक रवैया से रखा जाता था, या उनका शोषित शोषण किया जाता था, या वो दास शासक होते थे? बताइए। तो सीधी सी बात है, दास का मतलब नौकर यानी कि स्लेव, तो उनको शोषित वर्ग में उस समय रखा गया था। प्रारंभिक समाज में दासों को व्यक्ति नहीं बल्कि संपत्ति माना जाता था और लेन देन होता था। दासों को बाजार में जाकर बेचा जाता था। दास युद्ध में बंदी बनाए जाते थे या कर्ज न चुकाने वालों को दास बना दिया जाता था और जिंदगी भर फ्री में उनसे काम करवाया जाता था। आर्य शब्द का मूल अर्थ क्या है? आर्य क्या था? आर्य शब्द का मूल अर्थ क्या है बताइए। मतलब उन्हें खरीदा, ये जो शोषित दासों को खरीदा बेचा जाता था, कोई सामाजिक अधिकार नहीं था, मालिक की आज्ञा मानना अनिवार्य था उस समय के दासों के लिए। तो जातक कथाओं और वेदों में दासों का उल्लेख मिलता है। दासों का उल्लेख कहाँ मिलता है? जातक कथाओं में और वेदों में। आर्य का शब्द का मूल अर्थ क्या है बताइए जल्दी से। आर्य को श्रेष्ठ माना गया था उस समय। आर्य को श्रेष्ठ, आज भी आर्य को क्या माना जाता है? श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ सभ्य, श्रेष्ठ और सुसंस्कृत व्यक्ति। यह नस्ल नहीं बल्कि संस्कृति और जीवन शैली का सूचक था। जो वैदिक जीवन अपनाता था वही आर्य कहलाता था उस समय। आर्य होना जन्म नहीं, जीवन जीने का तरीका था उस समय, याद रखना है। अनार्य, अब आर्य हो गया, दूसरा कौन थे? अनार्य। अनार्य शब्द का प्रयोग किसके लिए इसमें हुआ था? स्थानीय जन के लिए अनार्य। मान लो इसमें ए है और बी, बी जो है वो वही हमेशा रहते आ रहा है, तो उनके उसके लिए क्या यूज हुआ था? अनार्य। अनार्य। और जो ए था वो दूसरे जगह से आए थे, उनको क्या बोला गया? आर्य बोला गया। आर्य जो थे वो श्रेष्ठ थे। क्या थे? श्रेष्ठ थे। और अनार्य को श्रेष्ठ नहीं माना गया। अनार्य को श्रेष्ठ नहीं माना जाता था समाज में, याद रखना इस चीजों को। आर्यों ने जिन लोगों की भाषा, संस्कृति और जीवन शैली अलग थी उन्हें अनार्य कहा। मतलब जो आर्य लोग मानते थे, दूसरा लोग वो चीज नहीं मानता था, तो उसे अनार्य कहा। ये लोग भारत के मूल निवासी थे। निषाद, दास, दस्यु, ये सब अनार्य थे उस समय। अनार्य कौन थे? निषाद, निषाद, ठीक है, निषाद एक जाति होती है, उनको अनार्य कहा गया। दास, एक दस्यु, दस्यु, दस्यु भी एक जाति होती थी, उसे अनार्य कहा गया है। समाज में वर्ग निर्माण का मुख्य कारण क्या था? क्या धर्म था, युद्ध था, उत्पादन में अंतर था, या शिक्षा था? क्या था बताओ जल्दी से मेरे। उत्पादन में अंतर, यानी कि समाज में वर्ग निर्माण का मुख्य कारण क्या? उत्पादन में अंतर। देखो ध्यान से सुनो। जब कृषि और शिल्प का विकास हुआ, शिल्प का मतलब जैसे बर्तन बनाना, कपड़े बनाना, इसको शिल्प में रखते हैं, तब कुछ लोग ज्यादा उत्पादन करने लग गए। कुछ के पास जमीन और साधन इकट्ठे हो गए। यही से धनी गरीब वर्ग बना, यानी यहीं से लोग धनी और गरीब एक दूसरे को मानने लग गए थे। कृषि के विकास में समाज में क्या परिवर्तन आया बताओ। कृषि के विकास में समाज में क्या परिवर्तन आया? तो वर्ग विभाजन होने लग गया। क्या होने लग गया? वर्ग विभाजन। कृषि से स्थायी जीवन शुरू हुआ। भूमि का मालिक वही शक्तिशाली बन गया जिसने भूमि हथिया ली। भूमि के मालिक को भूमिपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भूमिपति कहा जाता था। कृषक कहा जाता था और मजदूर, ये सारे भूमिपति, जो अमीर होता था उसे भूमिपति बोला गया। कृषक, कृषक जो सिर्फ खेती करता था, और छोटे मोटे अमीर इसमें फार्मर आते थे, किसान आते थे। और एक मजदूर होता था जो कृषक और भूमिपति के खेत में क्या करता था? काम करता था। तो ऐसे सारे वर्ग का विभाजन होने लग गया था कृषि के विकास के समय। किस काल में नगरों का विकास हुआ था बताओ। नगरों का विकास क्या ऋग वैदिक काल में हुआ था? बताओ जल्दी से। नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में हुआ था? नहीं हुआ था।
प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक के काल का समय को हम प्रारंभिक ऐतिहासिक समय मानते थे। ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में क्या था, ग्रामीण सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे एडवांस होने लग गया था, लेकिन उत्तर वैदिक के बाद जो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल स्टार्ट हुआ वो उस समय शहरों का क्या हुआ, निर्माण हुआ, शहरों का विकास हुआ। लगभग 600 ईसा पूर्व बाद मगध बने, राजगृह बना, वैशाली बना, पाटलिपुत्र जैसे नगर विकसित हुए, व्यापार चलने लग गए, सिक्के चलने लग गए, प्रशासन चलने लग गया, ये सारी चीजों का विकास हुआ। व्यापारियों का महत्व किस काल में बढ़ा, बताओ, व्यापारियों का महत्व जो था वो किस काल में बढ़ा? तो सीधी सी बात है, जहां पे शहर बनने लग गए तो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में व्यापारियों का महत्व बढ़ा। श्रेणी शब्द किससे संबंधित है, बताओ जल्दी से। श्रेणी शब्द व्यापारिक संघ से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यापारिक संघ से। श्रेणी का मतलब ही होता था व्यापारियों, सुनना ध्यान से, शिल्पकारों का संगठन, शिल्पकारों का संगठन। ये क्या होता था? व्यापारियों और शिल्पकारों के संगठन को हम लोग क्या बोलते थे? श्रेणी बोलते थे। ठीक है, याद रखना। ये अपने नियम खुद बनाते थे। श्रेणी अपने नियम खुद बनाते थे। जैसे कुम्हार श्रेणी, लोहार श्रेणी। श्रेणियां आज की यूनियन जैसी थी। जैसे आज होता है ना एक यूनियन, भाई इस जाति का एक अपना यूनियन होता है कि अगर जो उसके खिलाफ कुछ होता है तो वो यूनियन नेता में जाके, ये सरकार पे जाके आवाज उठाती है। शिल्पकार किस वर्ग से आते थे, बताइए जल्दी से मेरे बच्चों। अरे गधो, शिल्पकार शूद्र से आता था, क्योंकि ये उत्पादन करता था, बर्तन बनाता था, कपड़े बनाते थे। तो शिल्पकार जो है वो किससे आते थे? शूद्र से आते थे। श्रम आधारित कार्य होता था। लोहार, बढ़ई, कुम्हार, इन्हें शूद्र वर्ग में रखा गया था। तो लोहार, बढ़ई और कुम्हार, ये सब को उस समय शिल्पकार कहा जाता था। समाज में शक्ति का केंद्र किसके पास था, बताओ जल्दी से। शक्ति का केंद्र सीधी सी बात है किसके पास था? क्षत्रिय के पास। सीधी सी बात है, क्षत्रिय उस समय क्या होते थे? राजा होते थे। और राजा को क्या माना जाता था? शक्ति का केंद्र माना जाता था। राजा, सेना, कानून, राजनीतिक शक्ति पूरी तरह इनके पास थी। किनके पास थी? क्षत्रिय के पास थी। ब्राह्मणों की शक्ति का आधार क्या था, बताओ जल्दी से। ज्ञान और यज्ञ। ब्राह्मण क्या करते थे? ज्ञान के भंडार थे। आज भी ज्ञान के भंडार ब्राह्मण को माना जाता है। और यज्ञ की अनुमति किसे थी? ब्राह्मण को थी। तो वेदों का ज्ञान, यज्ञ और अनुष्ठान, धर्म पर नियंत्रण, समाज पर प्रभाव, ये सब कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। जिसके पास धर्म था उसके पास समाज था। किस ग्रंथ से सामाजिक जीवन का जानकारी मिलता है? यानी सामाजिक जीवन का जानकारी वेद से, धर्मसूत्र से, स्मृति से या सभी से, सब से मिलता है। किससे मिलता है? तो सीधी सी बात है, सामाजिक जीवन की जानकारी वेद से भी हमें मिलती है, धर्म सूत्र से भी मिलती है, स्मृति जैसे मनुस्मृति वगैरह से भी मिलती है। तो ये सारे चीजों से हमें सामाजिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। याद रखना, सामाजिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार किस काल में दिया गया था, बताओ जल्दी से। अरे ऋग वैदिक काल जो सबसे स्टार्टिंग था, वहां पे ही स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। याद रखना, उसे ही शिक्षा का अधिकार दिया गया था। ऋग वैदिक काल में ही वेद पढ़ती थी स्त्रियां, शास्त्रार्थ करती थी स्त्रियां, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, मैंने बताया था वो सब। अपवित्र माने जाने वाले कार्य कौन थे उस समय जो अपवित्र माने गए थे? तो शिकार करना यानी जानवरों को मारना और सफाई जो करते थे लोग, उन्हें अपवित्र माने गए थे। जैसे मृत शरीर, गंदगी से जुड़े काम अपवित्र माने गए। यहीं से अनटचेबिलिटी, छुआछूत की नींव पड़ी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपवित्र माने जाने वाले कौन थे? शिकार और सफाई थे। याद रखना, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार किस काल में था? तो ऋग वैदिक काल में था। उत्तर वैदिक काल में नहीं था, मौर्य काल में भी नहीं था, गुप्त काल में भी नहीं था। ठीक है ना?
अस्पृश्यता का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? जैसे छुआछूत का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? इसका मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। ठीक है ना? तो किस काल में माना गया था बताओ जल्दी से। तो ये उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हुआ था मेरे बच्चों, याद रखना है। जब जाति नियम कठोर हुए तब कुछ जातियों को समाज से अलग कर दिया गया। किस धर्म ने जाति व्यवस्था का विरोध किया? इसमें से किस धर्म ने जाति व्यवस्था का विरोध किया? तो बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था का विरोध किया। बुद्ध ने कहा मनुष्य कर्म से बड़ा होता है, जन्म से नहीं। बंधुत्व की भावना किस समाज में अधिक थी? बताओ। बंधुत्व का मतलब अपनापन, यानी हम तुम अपने हो, यानी ये क्या कहलाता है? हम दोनों आपस में बंधुत्व है। तो किसमें समाज में सबसे ज्यादा था? तो याद रखना इसमें जो सबसे ज्यादा था वो जनजातीय समाज में था। पहले भी बताया, यानी कहीं भी जनजाति रहते थे तो ये आपस में क्या? बंधुत्व, अपने आप को भाई भाई मानते थे। समाज में वर्ग का आधार क्या था? अभी मैंने बताया वर्ग का आधार किससे हो गया था? धर्म से, जाति से, धन और पेशा से, या जन्म से? बताओ। तो धन और पेशा से समाज में वर्ग का आधार था, बाद में क्या हो गया? जाति पे चला गया। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट, प्रारंभिक समाज में संघर्ष का मुख्य कारण क्या बना? लोग एक दूसरे से क्यों लड़ने लग गए प्रारंभिक समाज में? तो बताओ क्या कारण माना गया था? तो भूमि और संसाधन प्रारंभिक कारण बना, यानी कि लोग भूमि के लिए लड़ने लग गए, संसाधन के लिए लड़ने लग गए। भूमि, पानी, पशु, इसी पर संघर्ष हुआ। अध्याय 3 जो तुमने पढ़ा है, जो इसका मुख्य विषय क्या है? सबसे मेन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। सामाजिक संरचना इसमें बताई गई है कि लोग कैसे रहते थे, किस तरीके का उनका सामाजिक जीवन था। यह अध्याय हमें बताता है समाज कैसे बना, जाति और वर्ग कैसे विकसित हुए, बंधुत्व कैसे धीरे धीरे टूटा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन मैंने अभी बताया तुम लोगों को, इससे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। बार बार रिवीजन करो। और जिसने चैप्टर 1 का नहीं देखा है, चैप्टर 2 का नहीं देखा है, मैं चैप्टर 1 और 2 का भी वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो बना रखा हूँ, वो जाके पहले वो भी देखो। मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा हिस्ट्री में अगर जो तुमने इतना कर दिया, सब चैप्टर का मैं बनाऊंगा, तो इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है मेरे बच्चों। जब ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि वीवीआई तुम्हारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और लघु क्वेश्चन और दीर्घ क्वेश्चन दोनों मैं यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन लेकर तुम लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए गुरुमेट यानी मैं गुरुमेट क्लासेस देखते रहो। और ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहला काम क्या करना है? इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक जरूर करो। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार तरीके से। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।